खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। राम सेतु असलियत में है या नहीं, इसे लेकर एक बार फिर बहस और सियासत का नया दौर शुरू हो चुका है। अमेरिकी साइंस चैनल ने दावा किया है कि राम सेतु कोरी कल्पना नहीं हो सकता, क्योंकि इस बात के सबूत हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच इस बलुई रेखा पर मौजूद पत्थर करीब 7,000 साल पुराने हैं। चैनल ने अपनी स्टडी के आधार पर दावा किया है कि यह ढांचा नेचुरल नहीं बल्कि बेहद हैरत अंगेज तरीके से इंसानों का बनाया हुआ लगता है। हिंदू मान्यता है कि भगवान राम और उनकी वानर सेना ने श्रीलंका में रावण पर हमले के लिए इस मैन मेड ब्रिज को बनाया था और दोनों देशों के बीच करीब 48 किलोमीटर लंबी चट्टानों की इस चेन को भारत में राम सेतु और पूरी दुनिया में एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। अब नई रिसर्च के बाद एक बार फिर राम सेतु नेताओं के लिए एक सियासी मुद्दा बन गया है। मोदी सरकार में मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राम सेतु को भारत की कल्चरल हेरिटेज का सिंबल बताते हुए कहा है कि इसके साथ कभी भी कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो किरण रिजिजू ने कहा कि राम सेतु को ना मानने वालों को अब जवाब मिल गया। तो मनोज तिवारी, जो कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधे राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि उन्हें यह रिपोर्ट देखनी चाहिए, क्योंकि वो राम को मानते नहीं हैं पर वोट की खातिर मंदिर दर्शन करने चले जाते हैं। दरअसल ये हमले इसलिए हैं क्योंकि यूपीए सरकार के दौरान एक हलफनामा दायर कर सरकार ने राम सेतु के वजूद को ही नकार दिया था। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि अब राम मंदिर के बाद क्या राम सेतु पर है सियासत की तैयारी? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। A NASA satellite passes over the shallow waters of the Indian Ocean. It sends back images of a chain of largely submerged objects running between Sri Lanka and India. राम सेतु की तारीखी हैसियत पर साइंसदानों ने लगाई मुहर। सेतु की तामीर के पत्थर 7,000 साल कदीम। राम सेतु बेहतरीन इंसानी हुसूलियाबियों का नतीजा। हिंदुस्तान के जुनूब मशरिक में वाक़े राम सेतु के वजूद के सिलसिले में अब साइंसदान भी दलाइल पेश कर रहे हैं। अमेरिकी टीवी साइंस के डिस्कवरी कम्युनिकेशन ने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें यह साबित किया गया है कि राम सेतु कोई ख्याली चीज नहीं है, बल्कि इसका वजूद 5 से 7,000 साल पहले अमल में आया था और ये इंसानी हुसूलियाबी की बड़ी मिसाल है। There are Hindu legends that the god Rama placed a bridge here connecting India to Sri Lanka. I do not know what exactly they mean by all these things, because it is American TV channel giving some version of American scientists. This needs to be examined further. This needs to be inquired further. If there is any fresh scientific evidence, if there is any fresh discovery by scientists, whether they are Americans or others, it needs to be pursued and inquired further. After all, science is science. हिंद और श्रीलंका के दरमियान वाक़ई बलुई लकीर पर मौजूद पत्थर तकरीबन 7,000 साल पुराने हैं। माना यह जाता है कि रामचंद्र जी और उनकी वानर सेना ने श्रीलंका में रावण पर हमले के लिए राम सेतु को तामीर कराया था। इसे हिंदुस्तान में राम सेतु और दुनिया में एडम्स ब्रिज यानी आदम का पुल के नाम से जाना जाता है। इस पुल की लंबाई 48 किलोमीटर है। सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता और मौजूदा हुकूमत ने भले ही राम सेतु के वजूद के सिलसिले में अलग अलग दलाइल दिए हों, इन दलीलों पर भले ही मजहबी और सियासी तनाज़ात हुए हों, लेकिन अब अमेरिकी चैनल के दावे के बाद सियासी पार्टियां अब अपने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर रही हैं। कि राम सेतु के ऊपर कभी भी भारतीय जनता पार्टी को और भारत की संस्कृति में विश्वास करने वाले लोगों को डाउट नहीं था। डाउट उनको था जो मंदिर दर्शन करने जाते हैं लेकिन मंदिर को सत्य नहीं मानते, मंदिर की कहानियों को सत्य नहीं मानते। तो इसका जवाब राहुल जी दें। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का साइंस एक रिसर्च है। उस रिसर्च को मैंने इसलिए कहा कि वो एक पुख्ता रिसर्च सामने में आया है, तो इसलिए जो लोग कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, वो एडम्स ब्रिज है, यहाँ राम सेतु नहीं है, उन लोगों के लिए जवाब है। मैंने यही कहा।
अमेरिकी चैनल के दावे के बाद अकीदत की बातें भले ही की जा रही हों, विश्व हिंदू परिषद इस पुल से छेड़छाड़ की मुखालिफत करती रही हो, उधर नासा का कहना है कि इमेज हमारी है लेकिन तज्जिया हमारा नहीं। वहीं शिपिंग हार्बर का कहना है कि इसके प्रोजेक्ट के जरिए रामेश्वरम मुल्क का सबसे बड़ा शिपिंग हार्बर बन जाएगा और तमिलनाडु के साहिली इलाकों में कम से कम 13 छोटे एयरपोर्ट बन जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो अब राम मंदिर के बाद क्या राम सेतु पर है सियासत की तैयारी, है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए। रामेश्वर पांडे साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, लखनऊ से हमारे साथ इस बहस में जुड़ेंगे। आरपी सिंह साहब, नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा है। मुफ्ती एजाज कासमी साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, वो हमारे साथ इस डिबेट में मौजूद हैं। जाने माने हिस्टोरियन फिरोज बख्श साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और विनोद बंसल साहब जो कि विश्व हिंदू परिषद के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी हमारे साथ इस बहस में मौजूद हैं। मुफ्ती एजाज कासमी साहब, लेकिन ये जब यूपीए सरकार के दौरान 2007 में, और फिर क्योंकि 3 हलफनामे पेश हुए थे अदालत में, तो उन हलफनामों पर सवाल तरह तरह के उठाए गए थे बीजेपी की तरफ से। उस वक्त इसका विरोध हो रहा था। अब ये जो रिपोर्ट सामने आई है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी का, वीएचपी का दावा और मजबूत हुआ है इससे? देखिए, जिन चीज़ों का ताल्लुक अकीदत और एहतराम से हो, उन चीज़ों के लिए किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है, साइंटिफिक प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती। अगर राम सेतु पर अकीदत है किसी का, या उसको वो एक मजहबी जज्बा के तहत उसको देखते हैं, तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि वहाँ की साइंस टीवी जो है उसका इंकशाफ करे या किसी तरीके का कोई प्रूफ करे। और ज़रूरी नहीं है कि जो साइंस के तौर पर प्रूफ होता है वो 100% सही भी हो। इसलिए कि इससे पहले नासा की रिपोर्ट आई थी, वो कुछ और रिपोर्ट आई थी। 2002 में नासा की रिपोर्ट आई थी जिसमें उसको तकरीबन 17.5 लाख साल पुराना बताया गया था। अभी उसको 7,000 साल पुराना बताया गया, और नीचे और जो वहां पर बालू है, रेत है, उसको 4,000 साल पुराना बताया गया। तो कितना फर्क पड़ रहा है दोनों में। तो इसलिए कहा जाता है कि जो साइंटिफिक रिपोर्ट है उसको 100% सही मान लिया जाए या गलत माना जाए, वो भी नहीं है। लेकिन जहां तक आस्था का ताल्लुक है, हर एक किसी की आस्था हर एक के लिए काबिल एहतराम होती है। और राम का ताल्लुक किसी खास तबके से हिंदुस्तान में नहीं है। राम से हर हिंदुस्तानी को जो है राम पर अकीदत है, मोहब्बत है। ये अलग बात है कि बाज़ लोग उसको जो है इबादत करते हैं, बाज़ लोग उसको अकीदत और एहतराम की निगाह से देखते हैं। इसलिए उसका न सियासीकरण होना चाहिए और न उसको किसी तबके से देखना चाहिए। असल परेशानी ये है, अफसोस की बात ये होती है कि जब कभी इस तरह की बात आती है तो फौरन उसको लोग जो है ना उस पर सियासत करना शुरू कर देते हैं। 2007 में ये बात आई थी। असल में बीजेपी के साथ परेशानी यह है कि जब अपोजिशन में होती है वो, तो उसका स्टैंड कुछ और होता है। जब रूलिंग पार्टी होती है तो स्टैंड कुछ और होता है। जब अपोजिशन में होगी तो राम मंदिर के ऊपर देख लीजिए किस तरह से हंगामा करेगी। जब रूलिंग में होगी तो फिर देखिए किस तरह का स्टैंड होगा। राम सेतु के ताल्लुक से भी उसका वही हाल है। 19 जो एफिडेविट दाखिल किया गया था 2007 में यूपीए गवर्नमेंट ने, ठीक वही एफिडेविट की ड्राफ्टिंग जो है 1998 में वाजपेयी सरकार ने, एनडीए सरकार ने कर ली थी। 13 महीने की सरकार थी और उसके बाद कोशिश भी की गई थी। लेकिन उस जमाने में वीएचपी ने, खासतौर से परवीन तोगड़िया वगैरह ने बाकायदा कंपेन छेड़ दी थी, काफी हंगामा किया था। और हंगामा करने के बाद खुद वाजपेयी सरकार पीछे हट गई थी। और जब उसके बाद यूपीए सरकार ने 2007 में पेश की तो फिर इन लोगों ने हंगामा किया, वीएचपी वालों ने। और उनके हंगामा करने की वजह से यूपीए सरकार भी उसको सर्दखाने में डाल दिया। तो बहरकब उसका जो एक पार्टी से उसको जोड़ करके देख लिया जाता है कि ये कांग्रेस उस पर पॉलिटिक्स अलग करने लग जाती है, बीजेपी पॉलिटिक्स अलग करने लग जाती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ये है तो देखिए, मैं इस पर आखिरी बात ये कह दूं कि ये राम सेतु ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये 3.5 साल गुजर गए, क्या राम सेतु को अब तक जो है किसी तरीके से उसको नेशनल मोमेंटो का दर्जा दिया गया? यही सवाल मैं पूछना चाहता। आरपी सिंह साहब के पास आवाज नहीं गई। सिंह साहब, मुझे लग रहा है आवाज मिल रही है आपको। कमेटी बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बात हो रही है। लेकिन 5 साल गुजर जाएगा और कुछ नहीं करेंगे। मैं चैलेंज से कहता हूं कि ये लोग कुछ करने वाले नहीं। सिंह साहब, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि जब 2007 में यूपीए सरकार ने एक एक करके 3 हलफनामे जारी किए थे और एक तरह से अस्तित्व को ही, राम सेतु के वजूद को ही नकार दिया गया था, उस वक्त आपने जबरदस्त तरीके का विरोध किया। और पिछले 3.5 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, लेकिन अभी तक आपने राम सेतु पर अपना स्टैंड नहीं क्लियर किया। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि भाई आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, जबकि ये साइंस चैनल की जो रिपोर्ट आई है एक तरह से ये आप ही के दावों को और मजबूत कर रही है। सबीर साहब, मैं माफी चाहता हूँ, पहले मेरे को आपकी आवाज नहीं पा रही, पर अब मैं सुन पा रहा हूँ और जितनी बात मैं आपकी समझ पाया और बीच में जो साहब बोल रहे थे उनको समझ पाया। सर, एक बात समझ लीजिए, इस देश के लिए
राम सेतु या राम वैसे ही है जैसे आत्मा के लिए शरीर की बात है, ये बात समझ लीजिए। और मैं एक बड़ा फेमस सेइंग है, मैं पढ़कर सुनाता हूँ। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट बैठा, एक राम को सगल बसारा, एक राम सबको न्यारा। ये सच समझ लीजिए। दूसरी बात, जहाँ तक हमारे कोर्ट की बात है, जब कोर्ट का तो उस पर मैं आता हूँ, परंतु एक बात मैं माफी चाहता हूँ, जब मेरे मित्र कह रहे थे कि वो तब ऐसा था, तब इतना नहीं था, तब इतने साल पुराना था, मैं माफी चाहता हूँ दोस्त। आपके जब मेरे परदादा जी का नाम मुझे नहीं पता था, परंतु मेरे पिताजी ने कहा कि आपके परदादा जी का नाम ये था, मैं मान्य करता हूँ उसको। खुद मेरे पिताजी ऐसा कह रहे थे। तो कुछ चीजें इस प्रकार की जिनको हमको मान्य करना पड़ता है, क्योंकि हमारी संस्कृति में है, वो हमारी नेशनल हेरिटेज है। और जहाँ तक कोर्ट की बात है, वो कोर्ट में अभी इस महीने में कोर्ट में जाना है, उसमें अपना एफिडेविट सरकार पेश कर देगी। और नितिन गडकरी जी ने ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में बोला था कि हम राम सेतु को छेड़ने वाले नहीं। को इसमें जो रिपोर्ट पहले आई थी, जिसकी कमेटी मनमोहन सिंह जी ने जब प्रधानमंत्री बनाई थी, पचौरी साहब की मीटिंग बनाई थी, उसमें भी पचौरी जो कमेटी ने कहा था ये इकोलॉजिकली और इकोनॉमिकली दोनों वायबल नहीं है, क्योंकि जितनी इसकी डेप्थ चाहिए वो डेप्थ है नहीं। लगभग 14 मीटर की डेप्थ चाहिए अगर वहां पे चाहिए, और इसकी कुल मिलाकर 7 मीटर की डेप्थ है। और वहां पे ड्रेजिंग भी कर लीजिए तब भी 14 मीटर की ड्रेज आती नहीं। और ट्यूटिकरण पोर्ट से जो शिप जाएंगे, कुल मिलाकर 5% शिप जा पाएंगे, उतने में इसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी भी नहीं बनती। और उसके कारण से जो वहाँ की इकोलॉजी का जो नुकसान होगा, वहाँ कोरल बेस का वहाँ का जो नुकसान होगा, और वहाँ पे जो मछुआरों का नुकसान होगा, वो बड़ी बात है। तो इसकी लेकर एफिडेविट अभी चला जाएगा, परंतु ये आस्था का इशू भी है, देश की आस्था का इशू भी है और देश की धरोहर का इशू भी है। सिर्फ इशू है कि आप, इन्होंने कहा कि राजनीतिकरण होता है, राजनीतिकरण इसलिए होता है, राजनीतिकरण होता है कि आप किस प्रकार का स्टैंड कोर्ट में जाकर लेते हैं। आप कोर्ट में आकर कहते हैं कि राम सेतु नाम की कोई चीज ही नहीं थी, इस देश में राम हो ही नहीं, आप कह सकते हैं कोर्ट में जाकर। तो ये जिन लोगों ने कोर्ट में इस प्रकार के बयान दिए, वो कपिल सिब्बल साहब ने पहले भी बयान दिया था, आज 2007 में भी उनका ऐसा ही बयान था, अभी 2017 में वैसे ही बयान था उनका। तो वो देश की जो आस्थाएं उन पर लगातार कुठाराघात करते रहे, ये उनका मामला है। वो जनेऊ दिखाकर वोट मांगे, करें, हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो जनेऊ दिखाकर वोट मांगे, वो कहे मैं शिव भक्त हूँ, परंतु जिस शिव के भक्त राम भी थे, उनके मंदिर को लेकर दिक्कत होगी। उनका अगर कोई एक पुरानिक पुल है जिसको लोग मानते थे नल सेतु था, बाद में राम सेतु उसका नाम हो गया, और इसको अब साइंटिफिक रिसर्च भी उसको मानने लगी। ठीक है, अब उसको लेकर भी अगर आप प्रश्न चिन्ह उठाएंगे तो उसका जवाब उनको देना है कि वो कैसे राम भक्त है या नहीं है, हमारा उसको लेना देना नहीं। हम तो स्पष्ट कहते हैं हमारी आस्था राम सेतु में है, हमारी आस्था राम में है। इस देश के हर प्राणी की वो इश्यू, इस बात का नहीं है, इस देश की नहीं, इस पूरे कॉन्टिनेंट की, इंडोनेशिया से लेकर भारत तक की, अफगानिस्तान तक की हर प्राणी की मूल आस्था राम में थी और है। उसके आधार पर बात करी जाए। ठीक है, विनोद बंसल साहब, वीएचपी का जो स्टैंड था राम सेतु पर, एक तरह से वो मजबूत हुआ है साइंस चैनल की रिपोर्ट से, ये साफ साफ तो लगता है, क्योंकि इसमें मैनमेड भी बताया गया है, 7000 साल पुराने पत्थर भी बताए गए हैं, तो ये स्टैंड आपका मजबूत होता है। लेकिन जो वीएचपी की तरफ से पहला बयान आता है साइंस चैनल की इस रिपोर्ट के बाद, वो तो पूरा राजनीतिक बयान लगता है। वो ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं गुजरात में फायदा पहुंचाने की कोशिश करना चाह रहे हैं। आप राम सेतु की बात कम कर रहे हैं, राहुल गांधी की बात ज्यादा कर रहे हैं कि राहुल गांधी क्योंकि जनेऊधारी ब्राह्मण हैं तो वो पहले देश से माफी मांगे। तो ये तो सियासत हो गई ना, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि अब राम मंदिर पहले था, अब राम सेतु भी जुड़ गया, अब इस पर भी सियासत होगी। नहीं समीर भाई, देखिए, सबसे पहले तो आप सियासत की बात करते हैं, मुझे आज रोने का मन कर रहा है एक्चुअली आपके टीवी चैनल पर बैठ करके। आज बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि देश के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए बाबा अमरनाथ की धरती पर मुझे इतनी कठिन तपस्या के बाद जाकर के वहां पर मैं मंत्र नहीं बोल सकता, बाबा भोले के जयकारे नहीं लगा सकता, आप वो एनजीटी के ऑर्डर का जिक्र कर रहे हैं शायद, और प्रभु की आराधना नहीं कर सकता। ये हिंदू का इसी हाँ, मैं सबसे पहले तो मैं माफी के साथ में चूंकि कोर्ट का मैं आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, ये मेरी मजबूरी है कि माफी मांगते हुए मैं इस बात को भी रखता हूं। अब बात आपकी बात आता हूं, दूसरी बात, हमारे आस्था के केंद्रों पर आप देखिए, दुनिया के अंदर ऐसा कौन सा देश है जहां पर के बहुसंख्यक हिंदू समाज, अरे सुनिए मौलाना साहब सुन लीजिए, मैं बड़े धैर्य के साथ सुन रहा था। आप क्लियर बोलिए ना कि सरकार को इसके खिलाफ जाना चाहिए कोर्ट में। सुन लीजिए, उनकी बात हो जाने दीजिए, पूरी हो जाए बात। जी मैं देखिए मैं ये बात कह रहा हूं, देखिए, चाहे राम मंदिर की बात हो, भगवान राम के अस्तित्व की बात हो, या राम सेतु की बात हो, जितने भी हमारे आस्था के केंद्र हैं, मुझे बताइए कि आज दुख इस बात का हो रहा है कि टीवी चैनल पर इन बातों की बहस क्यों होनी चाहिए? आखिरकार क्या आवश्यकता पड़ी इन सब चीजों की? आखिरकार हिंदुओं को प्रेस स्टेटमेंट जारी करने की क्यों जरूरत पड़ी?
आखिरकार जब जब और दूसरी बात, जो इस देश की सनातन संस्कृति का सच्चा सत्य है, जो चीख चीख के बोल रहा है कि हाँ भगवान श्री राम ने एक सेतु बनाया था भारत से लंका की तरफ जाने के लिए, और वो लाखों साल पुराना है, उसको सर्टिफाई करने के लिए मुझे विदेशी मान्यताओं पर निर्धारित होकर क्यों रहना पड़ रहा है? आखिरकार यहाँ के जो देश के लोग हैं, उनके ये मुट्ठी भर लोगों को समझाने के लिए, मुट्ठी भर लोगों को बताने के लिए वो साइंस चैनल की रिपोर्ट आएगी, तब जाकर उनकी समझ में आएगा। सही बात है, दुर्भाग्य सही बात है, सही बात है। हमें अपने इंडियन कल्चर के वजूद को साबित करने के लिए किसी अमेरिकी चैनल की जरूरत थोड़ी पड़नी चाहिए थी। इसीलिए तो मैं ये सवाल उठा रहा हूं कि 3.5 साल पहले जो काम हो जाना चाहिए था वो अब क्यों हो रहा है, अब हम क्यों जाग रहे हैं? वो भी अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट देखकर। उसमें कोई शक शुबा है क्या? राम सेतु है तो है, आस्था पर सवाल उठाया ही नहीं जा सकता। मैं तो ये कहता हूं, मैं वही बात कर रहा हूं। नहीं, समीर भाई, मैं वही बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि देखिए, राम सेतु एक ऐसा राष्ट्रीय धरोहर है जिसको कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी इस देश के अंदर जन्मे हैं, जो भारत के अंदर जन्मे हैं, उनको फक्र होता है कि हाँ, एक ऐसी सनातन संस्कृति का एक अनुपम उदाहरण है जो कि दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलता, दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलता। आप देखिए, ऐसा सेतु जो हजारों लाखों वर्षों से तैर रहा है समुद्र में बिना किसी बेस के, 48 किलोमीटर लंबा, 3 किलोमीटर चौड़ा, 12 मीटर गहरा। आप देखिए, और दुनिया के लोग आश्चर्यचकित होते हैं। और इसके ऊपर देखिए, यूपीए सरकार ने पूरी एड़ी चोटी का दम लगा दिया उसको तोड़ने के लिए। 3 जहाज आए विदेशों से, एक जहाज का ब्लेड टूट गया, दूसरा जहाज के 2 टुकड़े हो गए, और तीसरा जहाज उस जहाज वाली कंपनी ने देने से मना कर दिया इस देश को। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि हमारे पास और इसमें वेस्टेज का कोई समय नहीं है। आप देखिए, वहां पर प्रभु राम की ऐसी कृपा है कि जिसने जब जब द्रोह किया, समीर भाई, उसको ठिकाने लगा दिया अपने आप ही, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, जिसने राम भक्ति की, राम जी के साथ खड़ा हुआ, सत्य के साथ खड़ा हुआ, मर्यादा के साथ काम किया, भगवान श्री राम ने उसका साथ भी दिया। मैं तो कहूंगा देश के हर एक नागरिक से और आपके हर पैनलिस्ट से कि आज इस डिबेट के अंत में ये कह के जाएं कि राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाना चाहिए, और उसके लिए एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए जिससे दुनिया के प्रत्येक नागरिक उसको आसानी से देख सकें। ठीक है, और इस बात का गर्व अनुभव कर सकें। सबसे सवाल हो जाएं। और बंसल साहब, मैं यहां पर एक बात क्लियर कर दूं, हमारे व्यूअर्स को भी आज लग रहा होगा कि भाई हम यूपीए सरकार के हलफनामे की बार बार बात कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेटिव यहां मौजूद नहीं है। हमने ये डिसाइड किया था कि कांग्रेस पार्टी के भी एक नुमाइंदे यहां पर रहेंगे, उनके स्पोक्स पर्सन रहेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपना स्पोक्स पर्सन भेजने से मना कर दिया इस टॉपिक पर। लेकिन मोहम्मद अब्बास साहब समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने हिम्मत दिखाई है, वो उस हलफनामे के साथ थे उस वक्त। हिंदुओं की मैं आपसे मोहम्मद अब्बास साहब से सवाल पूछूंगा आज। हिंदुओं, समीर भाई, जब मोहम्मद अब्बास साहब, क्या राम मंदिर की बात आई तो भी भाग गए थे वो, अब राम सेतु की बात आई तो भी कांग्रेस भाग गई है। चलिए ठीक है, मैंने ये क्लियर कर दिया। आगे ये उनकी मर्जी, वो आए या ना आए, उनकी मर्जी है। मोहम्मद अब्बास साहब आए, उनसे सवाल है। मोहम्मद अब्बास साहब, आप ये बताइए आप कि क्या अब जो बीजेपी मांग कर रही है, एक मिनट मोहम्मद अब्बास साहब, आप उस हलफनामे के साथ थे क्योंकि यूपीए के, तो आप मुझे बस ये बताइए कि अब जो ये नए तथ्य सामने आए हैं, नई चीजें सामने आई हैं, उसके बाद क्या आपकी पार्टी ये डिमांड करेगी कि राष्ट्रीय स्मारक इसे घोषित करना चाहिए? और ये है स्मारक, इंडियन कल्चर का एक बड़ा हिस्सा है ये, क्या आपकी पार्टी मानेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के मार्ग वो नहीं है आदर्श। मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस भारत देश के रहने वाले 125 करोड़ के आदर्श हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले तय नहीं करते कि ये किसको आदर्श बनाएंगे, किसको नहीं। पिछले 30 साल से राम मंदिर पर राजनीति करने वाले, अभी अमेरिका के कौन से साइंटिस्ट हैं, क्या रिपोर्ट आई है, अभी मैंने उसे देखा नहीं है, स्टडी नहीं किया, रिपोर्ट कोर्ट में रखी जाएगी। हम कहाँ विरोधी हैं? अरे अपनी ही तो कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वाले कल वोटिंग होनी है, इसलिए आज राम सेतु याद आ रहा है। 3 साल से सरकार में थे, क्या करा राम सेतु घोषित करने के लिए? किसने रोका था? बहुमत की सरकार है, मोदी जी चाहते तो राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर देते। किसने रोका था? कौन इनके हाथ पड़े खड़ा होता? लेकिन कल वोटिंग होना है तो आज रिपोर्ट कैसे आई? रिपोर्ट आज ही क्यों आई? चुनाव से बाद में क्यों नहीं आई? ये तो सारा काम चुनाव के इर्द गिर्द करना है। इन्होंने राम से मतलब मोहम्मद अब्बास साहब ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने जो अमेरिकन साइंस चैनल है, बहुत बढ़िया बात है, उस पर उसको प्रभावित करने की कोशिश की, इसलिए अमेरिकी साइंस चैनल ने एन चुनावों के वक्त ये रिपोर्ट जारी की है। आप ये कह रहे हैं क्या? पार्टी है,
अखिलेश यादव जी ने तय किया। हमने वहां अयोध्या में भी भगवान राम के लिए करोड़ों रुपए सरकार में खर्च करे। और अरे मुलायम सिंह जी ने ठीक क्यों है। किया? मुलायम सिंह जी कहते हैं कि हाँ, नृत्य कार्यक्रम को गोली चलाने में फख्र होता है। आज उस बात को दोहरा देते हैं। भाई मेरे ठीक है। सुन लो, आप बोलते हैं, राहुल गांधी को बोलते हैं कि हाँ, हमारी गर्व है। बौखलाओ मत, मेरे भारतीय राहुल जनता गांधी कम पार्टी से कम के बोलते मुद्दे हैं। बौखलाओ फिरोज मत। बख्श साहब। अब्बास भाई, आपने मुझे बतौर हिस्टोरियन इंट्रोड्यूस किया जी, और सबसे आखिर में मुझे मौका दे रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त नहीं, अभी दीजिए। रामेश्वर पांडे साहब भी। हाँ, जी नहीं, जी ठीक है, जी, कोई बात नहीं जी। मैं थोड़ा सा, देखिए, मैंने मौलाना एजाज अरशद कासमी साहब को सुना, आरपी सिंह साहब को भी सुना, और मैंने विनोद बंसल साहब को भी सुना जी। सबकी बातों को सुन के, चूंकि आपने मुझे बतौर हिस्टोरियन इंट्रोड्यूस किया, तो जी, मैं उसी तरह से बात करूंगा, आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। जी, थोड़ा प्लीज। मुझे वक्त दीजिए प्लीज। देखिए, ठीक है, अब ये मत कहिए ब्रेक में जा रहे हैं हम। सर जल्दी। हाँ, मैं कह रहा हूँ, सुनिए। देखिए, जहां तक मैं बिल्कुल इनसे मुत्तफिक हूँ एजाज साहब से, इन्होंने कहा जहां अकीदे की बात है, आस्था की बात है, बिलीफ की बात है, तो ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। और वो लोग जो राम सेतु को नहीं मानते हैं, वो हिंदू, मेरे भाई हिंदू, अगर राम सेतु में उनका यकीन नहीं है और वो किसी कोर्ट में ये अपना एफिडेविट लेके गए कि जी इसकी कोई इसमें कोई यकीन नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं समझता हूं उनको हिंदू धर्म छोड़ के कोई और धर्म अपनाना चाहिए। अगर वो हिंदू हैं और सिर्फ नाम के हिंदू हैं, उनको आस्था नहीं है राम सेतु में, हाँ। तो मेरे ख्याल से बड़े अफसोस की बात मतलब है। वो हलफनामा सरासर गलत था। मुझे इकबाल आप ये का, कह रहे हैं ना? जी, वो हलफनामा ठीक नहीं है। हाँ। मुझे इकबाल का शेर याद आ रहा है जी। कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, हाँ। कहते हैं उसे अहले नजर ही इमाम हिंद। तो मुसलमान भी उनको इमाम हिंद मानते हैं, उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूरी इज्जत है। अब रही बात सेतु की, अब बिल्कुल सही बात कही थी विनोद बंसल ने, हाँ। कि हमें किसी बाहर के साइंसदान की जरूरत नहीं है, हाँ। कि वहां पे रेत जो है वो 4000 साल पुराना है और जो स्ट्रक्चर उसके ऊपर है 7000 साल पुराना है। हाँ। देखिए, आस्था आस्था होती है, हाँ। अकीदा अकीदा होता है। देखिए, मैं बताऊं आपको, अब हमारे प्रॉफिट की बात ले लीजिए, पीस बी अपॉन हिम, या आप कोई किसी भी प्रॉफिट की बात ले लीजिए, 1,24,000 प्रॉफिट आए हैं, सबकी अपनी बात है, सबको मानते हैं। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब समंदर में गए, समंदर 2 टुकड़ों में बट गया, उनकी टीम उसको पार कर गई। अब इसके लिए भी अगर आप चाहें कि भाई साइंटिफिक वो दीजिए, गलत बात है। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने इस्लाम की शुरुआत की। आप जब पहाड़ों पे चलते थे, पहाड़ थरथराते थे और आपकी शैडो भी नहीं होती थी। अगर इन सब चीजों को आप सियासत में लपेटेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में ऐसी बात करेंगे, मैं इस मामले को लेकर मैं किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं हूं। मैं राम की इज्जत करता हूं और मैं मानता हूं कि किसी जमाने में वो रहे होंगे और राम सेतु उनकी टीम ने बनाया होगा। रामेश्वर पांडे साहब, कुल मिलाकर कांग्रेस क्या बैकफुट पर है क्या इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद? क्योंकि जो हलफनामा जारी किया गया था यूपीए सरकार के दौरान, जिस पर बीजेपी ने, वीएचपी ने सवाल उठाए थे, अब एक तरह से उन दावों को और मजबूती मिली है इससे। देखिए समीर साहब, एक पार्टी ये नहीं तय करती जी कि कोई स्ट्रक्चर साइंटिफिकली क्या उसकी स्थित है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी सर्वे में रिपोर्ट दी थी। जी नासा हो, दूसरे जो पुरातत्वविद गए थे, और ये आज से नहीं, ये दशकों से चल रहा है कि ये राम सेतु है क्या, और अंततः ये माना गया कि ये मैन मेड है, अब वो एक अजूबा है। तो ये जो 2007 में जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था, उसकी फाइंडिंग को दिया गया था। लेकिन मेरा एक कहना, अभी जो मेरे हिस्टोरियन मित्र भी कह रहे थे, यह आस्था का सवाल है। पहली बात कि आस्था पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। दूसरी बात कि साइंटिफिकली यह प्रूव हो गया है, और ये सिर्फ नासा ने, अमेरिकी उस साइंस चैनल ने नहीं, नासा के अपनी फाइंडिंग है, तमाम और वैज्ञानिकों की फाइंडिंग है कि वो मैन मेड है। तो ये पता लगाने की बात है। अब उसको राम का काल क्या था और कब उसका बना, वो अलग बात है। हमने क्या किया, हमारी सरकारों ने क्या किया, सिर्फ इस मैटर को पॉलिटिसाइज करने के अलावा नहीं। मैं अपनी बात कंक्लूड कर रहा हूं जी। मेरा ये कहना है कि इस पर सवाल नहीं होना चाहिए, न अपोजिशन को उठाना चाहिए, न दूसरे को। जैसे ये सवाल
कि ये गुजरात चुनाव को लेके नासा की रिपोर्ट आ गई, ये अपोजिशन भी तो पहले एक तरह भाग की गई डिबेट राजनीति से। है। मेरा ये कहना है कि भाजपा हमेशा राम सेतु के मामले पर एक बाकायदा प्रोजेक्ट तैयार था और 3.5 साल हो गए उधर ये साइंस चैनल के इस रिपोर्ट आने के बाद फिर राम सेतु पर चर्चा हो रही थी, वरना इसके पहले श्रीलंका की सरकार ने कोशिश की थी इसको पर्यटन के नजरिए से, और श्रीलंका सरकार की कोशिश भारत सरकार से ज्यादा दमदार थी। श्रीलंका सरकार ने अपने पर्यटन के नजरिए से राम सेतु को लेके बहुत ज्यादा संजीदगी दिखाई थी, वो भी ठप पड़ गया वहां राजनीतिक विरोध के कारण। तो मेरा ये कहना है कि इसे पर्यटन के तौर पर साइंटिफिकली और वैज्ञानिकों को मिलकर इसे संरक्षित करना चाहिए और भी साइंटिफिक रिसर्च करने चाहिए कि ये मिरेकिल कैसे हुआ, किसके समय में हुआ, और कार्बन डेटिंग की तरफ जाना चाहिए। वो हमारी आस्था का राम सेतु तो है ही, वैज्ञानिक तौर पर भी उसकी खूबियों के बारे में जानना चाहिए और असलियत तक जाना चाहिए। और भारत और श्रीलंका बिल्कुल, लेकिन वो नहीं हुआ है। हुई है तो सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पर कोरी सियासत। इसीलिए हमने ये सवाल पूछा था, कहीं राम मंदिर की तरह राम सेतु पर ही सिर्फ और सिर्फ सियासत तो नहीं होगी। जो आपने सवाल उठाए हैं वो बहुत वाजिब सवाल है। आरपी सिंह साहब से इसका जवाब लूंगा मैं। वक्त मेरे पास खत्म हुआ, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर और इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो क्या राम मंदिर की तरह राम सेतु पर भी है अब सियासत की तैयारी? ये है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आरपी सिंह साहब बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब, रामेश्वर पांडे साहब ने जो सवाल उठाया ब्रेक से पहले, मुझे लगता है वो बड़ा मौजू है और आपको इसका जवाब देना चाहिए। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि 3.5 साल में हमने तो कोई कोशिश नहीं की राम सेतु को एक नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित करने की, उसको सजाने की, संवारने की, हमने तो कोई पहल नहीं की। यहां तक कि श्रीलंका सरकार ने हमसे ज्यादा पहल की है। हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। 2 बयान में आपको एग्जाम्पल के तौर पर दे देता हूं। जब ये रिपोर्ट आई, मनोज तिवारी साहब जो दिल्ली के आपके अध्यक्ष हैं, उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि उन्हें ये रिपोर्ट देखनी चाहिए क्योंकि वो राम को तो मानते नहीं है लेकिन वोट के खातिर मंदिर दर्शन के लिए चले जाते हैं। मतलब चुनावों से जोड़कर, वोट बैंक से जोड़कर तुरंत देखने की कोशिश की गई। तो दरअसल कर हम यही रहे हैं क्या? देखिए, आपके 2 प्रश्न है, दोनों प्रश्नों में अलग अलग उत्तर देता हूं। जहां तक सरकार का इस इशू पे स्टैंड है, आप याद करना नितिन गडकरी जी ने सन 2014 में आते साल कहा था कि राम सेतु रहेगा, हम बाकी ऑप्शन देखेंगे। उसमें सरकार ने एक कमेटी बनाई है जिसको वो 6 ऑप्शन उसकी एक्सप्लोर कर रही है और जिस कमेटी की एक रिपोर्ट उन्होंने सबमिट करनी है जिसमें कि उसके ऑप्शन क्या हैं, राम सेतु तोड़े बिना भी उसकी इकोनॉमिकल जो बाकी चीजें करनी है उस पर क्या कर सकते हैं, उसकी कैसे पॉसिबिलिटी है कि वहां पे शेपिंग का बाकी प्रोसेस कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा, अभी हल्फनामा दाखिल करना है, उसमें हल्फनामा दाखिल करेंगे। ये तो कोइंसिडेंटल है कि एक रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट आने के कारण से उस विषय पे एक प्रश्न, क्योंकि गुजरात में चुनाव है, क्योंकि इन दिनों में राहुल गांधी जी अपने आप को खूब जनुधारी से बताते घूम रहे हैं, तो इस कारण से प्रश्न आया है कि उनका राम सेतु पे उनकी पार्टी का एक स्टैंड था और स्टैंड बड़ा क्लियर था कि वो राम सेतु के विरोध में थे और वो उनकी पॉलिटिकल कंपल्शन थी। उन्होंने उनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने तो बड़ा स्पष्ट कहा था कि मैं कोलिशन धर्मा के चलते भ्रष्टाचारियों को सहन कर रहा हूँ और कोलिशन धर्मा के चलते राम विरोधियों को भी सहन कर रहा हूँ। ये हमारा नहीं, उनका ही कहना था कि मैं तो कोलिशन धर्मा को निभा रहा हूँ। अब वो कोलिशन धर्मा के चलते उन्होंने खूब सारे जहाजरानी मंत्रालय जो था वो डीएमके के पास था और ये सेतु समुद्रम परियोजना जहाजरानी मंत्रालय के थ्रू अंजाम में लाने की कोशिश थी। जी 60 एमपी की कंपल्सन थी जिसका, अरे सर बात पूरी बात कर लीजिए सर, अरे सियासत नहीं है, ये हकीकत है।
अगर हकीकत सुनने में दिक्कत हो तो मेरे पास कल आज नहीं। हकीकत यही है कि उन्होंने कहा था मेरी पॉलिटिकल कन्वेंशन, मेरी कोalition धर्म में मैं सरकार चलानी, मैं सरकार कैसे चलाऊंगा, मुझे जो मजबूरी होगी वो वही पार्टी भ्रष्टाचार करेगी, मैं आंखें बंद रखूंगा। वही पार्टी राम के विरोध में जाकर स्टैंड लेगी, मैं आंखें बंद रखूंगा। वो देश की मानसिकता के, देश के धरोहर के खिलाफ जाकर स्टैंड लेगी, मैं उसके चुप रहूंगा। इसलिए विषय है। और इसलिए कपिल सिब्बल जी ने कोर्ट में जाकर कहा कि राम सेतु तो है ही नहीं, राम है ही नहीं। और अभी जाकर उन्होंने फिर कोर्ट में कहा कि राम मंदिर का विषय चुनाव 2019 के चुनाव के बाद छोड़ दिया जाए। तो ये विषय हमने नहीं छेड़े, वो छेड़ते विषय। हम तो उस विषय के सामने उनको शीशा दिखाते हैं और शीशा दिखाना हमारा काम है। महेश शर्मा जी ने अभी पिछले दिनों पार्लियामेंट में क्या कहा, सुनिए, सीता जी के बर्थ प्लेस को लेकर के महेश शर्मा जी ने क्या कहा। एक सेकेंड, उन्होंने कहा कि एक कल्पना है, वो उसका हिस्टोरिकल फैक्ट कुछ नहीं है। सीता जी के बारे में आपके इसका टूरिज्म मिनिस्टर का ये बयान है, आप क्या कहेंगे। मैं दोस्त एक बात में देखिए बात पूरी कर लीजिए, सवाल भी ले लीजिए आरपी सिंह जी, सुन लीजिए जी। सर इस देश में अगर इस देश में मेरा एक छोटा सवाल है, अब आप खामोश हो गए, सुन लीजिए मेरी बात। देखिए सुनिए, कपिल सिब्बल साहब जो कोर्ट में गए थे और वो कहते हैं राम को नहीं मानते, तो कपिल सिब्बल को अपना नाम मोहम्मद अखलाक या सलीमुद्दीन करके रख लेना चाहिए। ये बड़े शर्म की बात है। लेना चाहिए क्या मतलब? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखिए अब उनके तर्क है भाई, तर्कों के आधार पर आप जवाब दीजिए ना। अरे साहब जो भी व्यक्ति है, अरे सर उससे क्या फर्क पड़ता है, नाम से नहीं है। इंडोनेशिया के लोग राम को मानते हैं, मुसलमान देश है राम को मानते हैं, अफगानिस्तान के लोग राम को मानते हैं। अरे सर अफगानिस्तान के लोग राम को मानते हैं, इंडोनेशिया के लोग राम को मानते हैं। आप किसकी बात करें, इससे क्या फर्क पड़ता है। बात राम कोई धर्म का कोई पंच के लोग मानना नहीं है। राम इस कल्चर का को मानते हैं। आपके टूरिज्म मिनिस्टर महेश शर्मा जी का पार्लियामेंट में ये बयान है सीता जी के बर्थ प्लेस को लेकर के। ठीक है एक मोहम्मद अब्बास साहब रिएक्ट करना चाह रहे हैं। मोहम्मद अब्बास साहब रसोई को लेकर, मोहम्मद अब्बास साहब सर एक मिनट, सिंह साहब थोड़ा सा इंतजार मोहम्मद अब्बास साहब आप रिएक्ट करना चाह रहे हैं, आप जवाब दीजिए। आखिर ऐसी कौन सी पॉलिटिकल कंपल्शंस थी कि 2007 में भगवान राम को, सीता को फिक्शनल कैरेक्टर्स घोषित करना पड़ा, राम सेतु के वजूद से इनकार करना पड़ा? कौन सी पॉलिटिकल कंपल्शन थी? क्या फायदा हो गया इससे आपको? देखिए वो मनमोहन सिंह जी की मजबूरी हो सकती थी, जहाजरानी मंत्रालय डीएम के पास था या किसके पास था, हमें उसमें नहीं कहना। हमारा समाजवादी पार्टी का स्पष्ट है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम पूरे भारत के 125 करोड़ लोगों के आदर्श हैं और वहां एक सेतु समुद्रम परियोजना बने, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन वो चलो मनमोहन सिंह की गोलियां भी चलवाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की कौन सी मजबूरी है कि 3.5 साल की सरकार चलने के बाद आपकी गोलियां चलाने के लिए क्या मजबूरियां थी राम भक्तों पर? 3 साल की सरकार चलने के बाद ठोक कर कहते थे कि हमने राम भक्तों पर गोलियां चलाई। देखिए फिर वही सियासत, फिर वही सियासत। सर आपने तो राम भक्तों पर गोलियां चलाई और बाद छाती ठोकर कहते हैं हमने गोलियां चलाई थी राम भक्तों पर। आप किसकी बात करते हैं? आप किस राम में विश्वास करते हैं जिनके राम भक्तों पर आपने गोलियां चलाई थी? हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सम्मान करते हैं, भगवान। हाँ तभी तो गोलियां चलाई थी और बार बार छातियां ठोकर कहते हैं हमने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, इसलिए हमको वोट दो। सम्मान राम भक्तों को गोलियां चलवाते हैं भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी का है कि खट्टा खट्टा तू मीठा मीठा सिंह ने 6 साल सर तभी तो मैं कह रहा हूँ, तभी तो राम भक्तों पर गोलियां चलाकर छाती ठोकर कहते हैं गोलियां चलाई राम भक्तों पर। आपके नेताजी कहते हैं ऐसा, मैं नहीं कह रहा। किसी ने रोका था आपको? अरे आप जब काम करने का मौका होता है, जब आपसे विकास की बात होती है, जब आपसे बेरोजगारी की बात होती है, जब आपसे कुपोषण की बात होती है, जब अच्छे पानी की बात होती है, जब अर्थव्यवस्था की बात होती है, तो तभी तो आपके दोस्त पे लेकर घूम रहे थे यूपी में, मस्जिद बाजार जा रहे थे, लोगों पर बहिष्कार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के शहीदों से विनोद बंसल साहब जब आप कार सेवकों को मारने वाली बात यहाँ पर ले आते हैं तो फिर तो वही बात होगी ना कि आप कहीं ना कहीं राम मंदिर से जोड़कर राम सेतु पर भी सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये सवाल
आप इस सवाल का जवाब दीजिए मुझे कि हमारे आज तो जबकि मैनिफेस्टो बीजेपी में सरकार घोषित है है, हम केंद्र राम में मंदिर के 3.5 पक्ष साल में से हैं। 3.5 साल आपके बाद मैनिफेस्टो में आपको घोषित ये है, क्यों आप कहना बाबरी पड़ता है कि मस्जिद के राम पक्ष में सेतु हैं। को हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट घोषित करे केंद्र सरकार? ये जरूरत क्यों पड़ी? ये काम तो हो जाना चाहिए था अब तक। खा गए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पे। एक मिनट मोहम्मद अब्बास साहब, आरपी सिंह साहब, थोड़ा सा संयम रखें, दूसरों को भी सुन ले। बंसल साहब को सुनिए जरा। रामद्रोहियों को शांत करो जरा। बंसल साहब, ये रामद्रोहियों को जरा शांत करो थोड़ा सा। जी मैं कह रहा हूं, देखिए मैं आपको बताऊं, ये राम सेतु का मुद्दा आपको पता है 2005 में शुरू हुआ और 11 सितंबर 2007 को एक दिन मैं याद दिलाना चाहता हूं समीर भाई, जिस दिन 3 घंटे का चक्का जाम की घोषणा की थी विश्व हिंदू परिषद ने, और पूरा देश रात को 9 बजे तक चक्का जाम रहा उसका, और पूरे देश ने दिखा दिया कि राम और राम सेतु के बारे में जो सरकारों की कल्पना है वो सरकार अपने पास ही रखे। राम सेतु के बारे में, राम के बारे में, इस देश की संस्कृति और इतिहास के बारे में कोई समझौता नहीं होगा। बंसल साहब, वीएचपी तभी विरोध करती है जब यूपीए की सरकार होती है, कांग्रेस पार्टी की सरकार होती है। अब आपकी अपनी सरकार है तब कोई विरोध नहीं। नहीं, तो फिर तो आप सियासी पार्टी हो गए ना, आप सांस्कृतिक संगठन कहाँ रहे? नहीं, मेरी तो सर इसमें दो बातें। देखिए, एक मिनट सर। जी नहीं, देखिए मैं तो उस समय भी अपनी सरकार मानता था और आज भी अपनी सरकार मानता हूं। मैं उस समय भी अपनी सरकार मानता था और आज भी अपनी सरकार मानता हूं, जो भी सरकार हो। और हर एक राजनीति, देखिए राम सेतु के लिए जब आंदोलन हुआ, आपको याद होगा जब अगस्त 2007 में जब राम सेतु के लिए हमने यहाँ पर जापानी पार्क में, दिल्ली के जापानी पार्क में एक अभूतपूर्व रैली की थी, जिसमें 3 लाख लोगों ने भाग लिया था। उसमें हमने भाजपा के साथ में कांग्रेस के, सपा के, बसपा के सभी अपने पार्टियों के अध्यक्षों को न्योता भेजा था, लेकिन दुर्भाग्य कि कोई नहीं आया, सिर्फ आए तो बीजेपी के लोग आए। तो मैं कहना चाहता हूं, आखिरकार वो बीजेपी अगर कोई फायदा ले जाती है उसमें बुराई क्या, और अगर कांग्रेस और सपा राम भक्तों को मरवाने में तो बीजेपी ने कौन सा फायदा ले लिया या कौन सा फायदा उठा लिया, ये तो बताइए ना। आज 3.5 साल बाद आपको ये डिमांड करनी पड़ रही है केंद्र सरकार से कि इसे नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित किया जाए। आपने क्या किया? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सवाल तो ये था। स्पष्ट बहुमत की सरकार है, अब क्या अमेरिका में सरकार बना के बनाओगे? आपको पता है 3.5 साल से मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, आपको याद होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने अभी पूछा है, आपको बताऊं ये कौन सी डेट है अभी? हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, स्टैंड क्लियर कीजिए। ऐसी कोई मजबूरी थोड़ी है, ये अयोध्या के राम मंदिर वाला मामला थोड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। यहाँ कोई विवाद थोड़ी है, यहाँ कोई विवाद नहीं है सर। एक मिनट, यहाँ कोई विवाद थोड़ी है, इसको अयोध्या से मत जोड़िए। यहाँ कोई बाबरी मस्जिद नहीं गिराई गई, यहाँ कोई विवाद नहीं है। देखिए सपा के इस बंधु को सेतु समंद्रम हो भैया, ये या भगवान राम के मंदिर का मसला राम हो, भक्तों को तो गिराया, कांग्रेस ने गौ भक्तों को तो गिराया, आखिरकार ये सपा ने राम भक्तों को तो गिराया नहीं गिराया। मैं कहना चाहता हूं, नवंबर 2017 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रश्न पूछा है, अभी आपके चैनल के माध्यम से दुनिया को बताना चाहता हूं कि 6 वीक का समय दिया केंद्र सरकार को, 6 सप्ताह का समय दिया केंद्र सरकार को, 6 सप्ताह के अंदर केंद्र सरकार को डिक्लेयर करना है कि राम सेतु राष्ट्रीय धरोहर घोषित होगा कि नहीं होगा। और मैं देखना चाहता हूं, हमने आज मांग इसलिए की है केंद्र सरकार से कि केंद्र सरकार उसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित करे। और मैं ये निवेदन करता हूं आपके पैनल पर बैठे हुए सभी लोगों से कि 100 रुपए इस बात की मांग रखें, यहाँ राम सेतु किसी धार्मिक, सांस्कृतिक, अब किसी संप्रदाय विशेष से रिलेट नहीं करता, ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है, पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे विश्व के लिए गौरव की बात है। एक अभूतपूर्व चीज है जो कि इतना बीजेपी के प्रवक्ता तो बैठे हुए हैं ना, ऐलान करवाइए आपके कब कर रहे हैं? सोच रही है सरकार, अभी सरकार सोच रही, कहना क्या है? 6 हफ्ते का वक्त है ना। राम सेतु के कारण, राम सेतु सिर्फ आस्था का विषय नहीं है, राम सेतु के कारण जो है, ठीक है बंसल साहब, मोहम्मद अब्बास साहब, दूसरों को सुना कीजिए ना, उसमें अपना मजा है। अगर आप लगातार बोलते रहेंगे तो दूसरों को नहीं सुन पाएंगे। मोहम्मद अब्बास साहब प्लीज। फिरोज बख्श साहब, एक बात मुझे बता दीजिए और हमारे व्यूअर्स के लिए भी बता दीजिए कि सेतु समुद्रम परियोजना का यहां पर जिक्र हो रहा है। दरअसल सेतु समुद्रम परियोजना जब लाने की कोशिश कर रही थी यूपीए सरकार, तभी तो यह बात हुई थी, बीजेपी ने आरोप लगाया था कि भाई वो राम सेतु को तोड़ने की कोशिश है, ये हम नहीं होने देंगे। तो उस परियोजना के लाने का मतलब क्या था, उसका मकसद क्या था, ये जानना जरूरी है। बंसल साहब थोड़ा सुनिए, देखिए मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं, सुनिए थोड़ा शांत हो जाइए, बात सुनिए। देखिए क्या है
ये जो सरकार ने सेतु समुद्रम की बात की थी जी, ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था। मैं राम सेतु को तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं तो कहता हूँ उसको भी प्रिजर्व करो, इस तरह से प्रिजर्व करो कि सेतु समुद्रम जो है वो भी आप बनाइए। परियोजना में क्या था, वहां जहाज निकालने की बात थी और 10 से 30 घंटे कम हो जाते और एक्सचेकर सरकार का बढ़ता। पहली चीज, प्लीज थोड़ा सुन लीजिए आराम से, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सब्र रखिए। और दूसरा इसमें यह था कि 10 से 30 घंटे कम हो जाते और 360 नॉटिकल माइल्स कम हो जाते। इससे श्रीलंका को भी फायदा पहुंचता, भारत को भी, और ट्रेड और कॉमर्स बहुत आगे बढ़ जाती, पहली चीज। अच्छा। दूसरी चीज, इसमें कनाल बनती, पानी और नीचे गहराई जाती, तो उसको तोड़ने की जरूरत नहीं थी सेतु समुद्रम। वो करते उसमें यह कि जो सेतु समुद्रम है, जो राम सेतु है, उसके ऊपर एक और पुल बनाते, उसको प्रिजर्व करते। श्रीलंका से हिंदुस्तान लोग आते, हिंदुस्तान से उसमें जाते। यानी बड़ा खूबसूरत गलत प्रोटेस्ट किया गया, बीजेपी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से गलत प्रोटेस्ट हुआ, एक बड़ा राम सेतु को तोड़ने की साजिश है। और सही मायने में पुल बनता, वो इंसानियत का पुल बनता, श्रीलंका और भारत का पुल बनता, लोग जाते, पिकनिक स्पॉट होता, तो उसको भी प्रिजर्व किया जाए। मैं आगे बात बढ़ा रहा हूं बंसल साहब की, इसको प्रिजर्व किया जाए। ये वर्ल्ड का बड़ा अच्छा बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए, बात कर रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं, अगर वो इतनी अच्छी परियोजना थी और उससे राम सेतु का भी विकास होता, वहां पर लोग जाते, पिकनिक स्पॉट बनता, नेशनल हेरिटेज होती वो, तो फिर उसका विरोध क्यों हुआ, ये कहकर कि राम सेतु को तोड़ने की साजिश है? मेरे ख्याल से ये बात पूरी समझ में नहीं आई। अगर ये यहाँ पर ये बन जाता राम सेतु, ये समुद्र सेतु बन जाता, जहाज आते जाते, तो राम सेतु को भी प्रिजर्व किया जाता और इतने अच्छे तरीके से प्रिजर्व होता। बंसल साहब सुन लो, ये स्कीम आप चला दो आगे, इसकी राय दे दो सरकार को। आरपी सिंह साहब, पुल बनाओ और उस पे लोग आए जाएं। आरपी सिंह साहब, राम सेतु होगा। आरपी सिंह साहब इत्तेफाक रखते हैं क्या? आप फिरोज बख्श साहब की बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या? वो सिर्फ सियासत के लिए विरोध कर दिया, लेकिन दरअसल उससे राम सेतु का भला होना था। ये तो फिरोज बख्श साहब ये कह रहे हैं। मुझे थोड़ा समय दीजिए। नहीं समीर भाई, हाँ, मैं आ रहा हूं बंसल साहब आऊंगा इसके पास। मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। बंसल साहब, आरपी सिंह साहब बोल रहे हैं, उसके बाद आप अपनी बात रख लीजिएगा। ठीक है, अपने साथी की बात सुन लीजिए। ठीक है, पहले सिंह साहब को सुन लेते हैं, फिर आपको सुन लेंगे, कोई जल्दी नहीं। सिंह साहब, अरे अपने परिवार वाले की बात सुनिए भाई। सिंह साहब प्लीज अब चुप हो जाइए, उनको बोलने दीजिए। सर बंसल साहब को बोलने दीजिए। अरे एक मिनट, अब सबीर साहब, बंसल साहब को बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, मैं बोल दूं। मेरा जवाब है, बंसल साहब को बोलने दीजिए, एक बात क्या कहना चाहते हैं वो बोलने एक बात। देखिए बंसल साहब बोलिए। मेरा कहना यह था कि इन्होंने जो बात कही थोड़ा सा आधी अधूरी थी, निश्चित रूप से। हाँ, मैं कह रहा हूं, देखिए जो वक्त साहब ने बोला वो बात उन्होंने कुछ हद तक ठीक थी, लेकिन आधी अधूरी रह गई। मैं आपको बड़ा पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। सेतु समुद्रम परियोजना के बारे में मैंने 4 आर्टिकल लिखे थे उस समय 2007 में। मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या था इशू ये था कि समुद्र के जो हिस्सा था, ये जो है भारत और श्रीलंका के बीच में से जो समुद्र से जो जहाज निकलते थे, वो हिंड्रेंस बन रहा था। ठीक है जी। तो सेतु समुद्रम परियोजना सिर्फ ये थी कि वो जो नॉटिकल माइल्स से कम करने थे, निश्चित रूप से बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। लेकिन क्या था कि उसमें उस योजना को चलाने के लिए 5 वैकल्पिक मार्ग सजेस्ट किए गए थे कि भाई इस समुद्र को, जैसे आप ये देखते हैं कि ये जो है ना, ये जो मैं कुछ पिक्चर लाया हूं आपको, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं एक तरफ जो ना श्रीलंका है और दूसरी तरफ भारत है, बीच में ये सेतु है। अब ये जब कोई जहाज भारत की तरफ से और श्रीलंका भारत के बीच में से निकलेगा तो वो राम सेतु से टकराएगा। इस टकराहट को दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि ये अदरवाइज अभी क्या हो रहा है कि श्रीलंका के चक्कर लगा करके जहाज को आना पड़ता है, तो उसके लिए कहा गया ठीक है ये विकास की योजना है। विश्व हिंदू परिषद ने इसको सपोर्ट किया कि सेतु समुद्रम परियोजना बहुत अच्छी है, लेकिन इसका जो रूट है उसके 5 वैकल्पिक रूट है कि जहाज को ऐसे ले आओ, जहाज को इधर से घुमा दो, या इसके नीचे से निकाल दो, या ऊपर से निकाल दो, या थोड़ा सा डाइवर्ट कर दो। तो वो जो 5 में से 4 रूट गड़बड़ थे, एक रूट ठीक था। जो रूट ठीक था उसको सरकार माना नहीं, इसके कारण सारा झगड़ा हुआ और सरकार जब आड़ी रही तो आपको बताऊं, जब उन्होंने बाहर से जहाज एक हायर करके उस अपने राम सेतु को तोड़ने की कोशिश की तो वो सारे जहाज ही टूट गए खुद, और उसका एक का ब्लेड टूट गया, दूसरा जहाज के 2 टुकड़े हो गए, समुद्र में गिर गया, और तीसरा जहाज देने से उस शिपिंग कंपनी ने मना कर दिया क्योंकि उसके पास और कोई था नहीं। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए हम विकास की किसी भी योजना के खिलाफ कभी नहीं रहे। संघ परिवार विश्व हिंदू परिषद इस बात को कृत संकल्प है कि भारत की विकास की योजना में हम हमेशा भागीदार रहे हैं,
लेकिन सांस्कृतिक धरोहर को तोड़ना होना भी चाहिए। और उसके नाम पर विकास के नाम पर विनाश करना, ये बहुत खतरनाक है। इसके पीछे एक बिंदु और था, लास्ट में आपको बता दूंगा, 10 सेकंड लूंगा आपको। ठीक है, मैं कहता हूं, ठीक है आरपी सिंह साहब, आरपी सिंह साहब, कुल मिलाकर क्या आपको अभी भी लगता है, क्या आपको अभी भी लगता है कि यूपीए सरकार राम सेतु को तोड़ने की साजिश कर रही थी, या उसकी मंशा तोड़ने की थी? क्या वाकई ऐसा लगता है, या फिर वो सब सिर्फ सियासत थी? देखिए, बड़ी मोटी, मैंने जो अभी आपको शुरू में बात की, अभी सबीर साहब आप सुनिए मेरी बात। जो वहाँ की मनमोहन सिंह जी ने कहा था, वर्ड ध्यान रखना, मैं जो कर रहा हूँ, मेरा कोलेशन धर्म है, मेरी मजबूरी है। उस कोलेशन धर्म के चलते वो भ्रष्टाचार को सहन करते रहे। ये पूरे प्रोजेक्ट का जो मामला था वो भ्रष्टाचार से भी संबंधित था और देश की कल्चर हेरिटेज से भी संबंधित था। वो जो जिस पार्टी के दबाव में 60 एमपीज के दबाव में सारा हो रहा था, ये जो 2400 करोड़ रुपए का सारा मामला बना, वो इसलिए नहीं बना कि कोई रास्ता छोटा करना है या क्या करना, उससे उसके बना था ना। सरकार ने एक कमेटी बनाई, पचौरी कमेटी बनाई, पचौरी कमेटी, और जब मनमोहन सिंह जी बनाई, उसने इसको रिजेक्ट कर दिया 2013 में, हमारी सरकार आने से पहले रिजेक्ट कर दिया कि इकोलॉजिकली भी इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, क्योंकि जितनी हमको ड्रेजिंग चाहिए उतनी ड्रेजिंग हमको, जितनी हमको गहराई चाहिए उतनी गहराई हमको मिल नहीं सकती। 7 मीटर की भी गहराई है, हम खोद कर भी 14 मीटर की गहराई ले जा नहीं सकते। ये मेरा नहीं, ये सरकार की, मनमोहन सिंह जी की बनाई हुई कमेटी की रिपोर्ट है। परंतु उनको तो कोलिशन धर्मा करना था, उनकी मजबूरी थी, क्योंकि 2400 करोड़ का प्रोजेक्ट आता तो कुछ लोगों की जेबें भरी जाती। जिस प्रकार से डी राजा और कन्नी मोजा के ऊपर मुकदमे चल रहे थे, वैसे इस मामले में सब कुछ होता, ये सबको जानकारी है। परंतु जो दूसरा विषय में वापस आ रहा हूँ, आज मुझे अच्छा लग रहा है कि मोहम्मद अवाज साहब छाती ठोक ठोक कर कह रहे हैं कि वो राम भक्त हैं, बेशक गोलियां चलाई। और दूसरी ओर मुझे ये भी अच्छा लगा, सुरजेवाला साहब क्या कह रहे थे कि सुरजेवाला साहब ने कहा भगवान राम राम में बसते हैं, रोम रोम में बसते हैं। पता नहीं किस रोम की बात करते थे, उनके मन में तो एक ही रोम बसता है, जिसको लेकर आज तक वो जितने स्टैंड उनकी पार्टी के रहे उस रोम को लेकर रहे। उन्होंने कभी राम को लेकर स्टैंड नहीं लिया। तो आज कह रहे हैं मेरे मन में, हमारे मन में रोम रोम बसता है। तो ये सियासत नहीं है, ये सच है, ये सच है, ये सच है, ये सच है। नहीं तो ईमानदारी बताइए, जो कपिल सिब्बल सर बार बार स्टैंड लेते हैं, वो ट्रिपल तलाक पे जो स्टैंड लेते हैं, वो जो आतंकवादियों को लेकर जो स्टैंड लेते हैं, उनके लोग जो ओवरऑल कहते हैं कि हिंदू टेररिज्म बड़ा टेररिज्म है, लश्कर तोबा टेररिज्म से, तो फिर उस दिशा में पहल क्यों नहीं हुई अब तक? 3.5 साल तक अमेरिकी चैनल की रिपोर्ट का इंतजार क्यों कर रहे थे हम? और अभी भी जब वो रिपोर्ट सामने आ गई है तो सियासी बयानबाजियां हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वो मंदिर दर्शन, मतलब कुल मिलाकर आज मैंने देखा जब से ये रिपोर्ट सामने आई तो बात होनी चाहिए थी राम सेतु के विकास की, डेवलपमेंट की, कैसे किया जाए, लेकिन सारा जोर यह था कि राहुल गांधी को कैसे कल्प्रिट साबित करना है। नहीं, देखिए, राम सेतु तो राष्ट्रीय धरोहर घोषित होकर रहेगा। समीर भाई, मैं बताता हूं आपको, मैं आज हमने मांग, अच्छी बात है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जी रामेश्वर पांडे जी, ये राष्ट्रीय गौरव की बात है जी। रामेश्वर पांडे साहब। जी हाँ, देखिए समीर साहब, अब तक सारे मित्रों की आपने बात सुनी, मुझे 2-3 बातें करनी। पहली बात, किसी देश के सामने अगर ये सच्चाई आए कि उसके यहाँ समुद्र में राम सेतु जैसा धरोहर है, जो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि मैन मेड है ये, तो यह धरोहर है और ये आज से नहीं है। केंद्र सरकार को भी और भारत के जो वैज्ञानिक हैं, ऐसा नहीं कि उस पर सिर्फ अमेरिकी वैज्ञानिक काम कर रहे थे, भारत के पुरातत्वविद भी काम कर रहे थे। होना ये चाहिए था कि इस पर और फंड देते, हमारे वैज्ञानिक उस पर और बेहतर रिसर्च करते, पुरातत्वविद रिसर्च करते। और राम सेतु की जहां तक बात है, वो अरे सेतु समुद्रम की, उस पर एक पहल हुई और राजनीति हो गई। सबसे जरूरी बात यह है कि मैं अपने बीएचपी के मित्र से इस बात पर सहमत हूं कि अगर वैज्ञानिक तौर पर यह तय है कि ये एक धरोहर है, तो उसे राष्ट्रीय धरोहर भी मान लेना चाहिए। इसकी पहल तो भाजपा की सरकार को करनी थी ना। तो 3.5 सालों में भाजपा की सरकार ने पर्यटन के विकास के लिए कितनी बार श्रीलंका की सरकार से बात की, कितनी बार पहल की? क्या कोई वैज्ञानिकों की समिति बनाई, जो जैसे नासा लगा हुआ है, जैसे अमेरिकी साइंस जर्नल लगे हुए हैं, और इसके अलावा फ्रांस के
साइंस की टीम लगी हुई है और दुनिया की साइंस की टीम लगी हुई है जी, कि भाई ये अजूबा है, अगर मैन मेड है इतना पुराना, तो पूरी दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हैं, तो हमारे भारतीय वैज्ञानिकों को लगना चाहिए और इसके लिए सरकार एक टीम बनाए। तो सरकार ने, न मनमोहन की सरकार ने कुछ किया, ये लोग सिर्फ नासा के भरोसे बैठे हुए हैं। न मनमोहन की सरकार ने कुछ किया और न इन्होंने मोदी की सरकार ने कुछ किया। मैं तो कह रहा हूं कि इनको अभी भी पहल करके इसे एक राष्ट्रीय धरोहर नहीं, इन्हें यूनेस्को में भी अपनी बात कहनी चाहिए। जैसे दुनिया के तमाम इमारतें हैं जो यूनेस्को की सूची में हैं, यहाँ जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मुफ्ती एजाज साहब, और श्रीलंका की सरकार साथ बात करनी चाहिए। क्या हो सकता है? मंशा ही नहीं है क्या? क्योंकि इसको लेकर विवाद तो है नहीं, ये कोई अयोध्या तो है नहीं कि विवाद है, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा तब हमें करना है। इसमें तो सरकारों को आगे बढ़ जाना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि देखिए अयोध्या का मामला है कि वहाँ दो समुदाय का मामला है, वहां पर फैसला लेना इतना आसान नहीं है। लेकिन यहाँ तो कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। दूसरी ये कि ये राम सेतु है, पूरी दुनिया में इससे एक मैसेज जाएगा, या उन चीजों को टूरिज्म प्लेस अगर आप बनाते हैं, वहां पर डेवलप करते हैं ऐसी चीजें, या कम से कम उसको दिखाने के लिए वहां पर टूरिस्ट जाया करे, कुछ इस तरह का रास्ता बनाए वहां पर, या आने जाने के लिए कोई बहुत लंबा तो नहीं, 48 किलोमीटर कोई बहुत ज्यादा लंबा सफर नहीं होता। वहां पर एक फ्लाईओवर भी दूसरा साइड में बनाया जा सकता है, उस पर जाकर के आदमी उसको देखेगा, कम से कम देख करके उस वजह से जो हमारे टूरिज्म जो है, जो हमारा कल्चर है, वो फरोग पाएगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन हैरत तो यही है कि मैं जो अभी मैंने शुरू में एक बात कही थी, जिसको जो है बीजेपी के प्रवक्ता हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं, कि पार्लियामेंट में ये एक क्वेश्चन उठा था पिछले दिनों, ये सीता जी के बर्थ प्लेस को लेकर के, उसके डेवलपमेंट को लेकर के, टूरिज्म प्लेस को लेकर के, टूरिज्म को फरोग देने को लेकर के ये क्वेश्चन उठा था। उस पर जो हमारे टूरिज्म मिनिस्टर ने यह कह दिया था कि सीता जी का जो बर्थ प्लेस है वो अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है। लेकिन राम सेतु को लेकर किसी तरह का डिस्प्यूट नहीं है, कोई विवाद नहीं है। अब साइंस भी एक तरीके से प्रूव कर रहा है, तो सरकार के सामने कोई ऐसी दुविधा वाली स्थिति है नहीं, हालात है नहीं। इसलिए अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि 6 हफ्ते का जो वक्त मिला है, उसमें हलफनामे में केंद्र सरकार कहती क्या है और राम सेतु को कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे इसे नेशनल हेरिटेज का दर्जा दिलवाया जाता है, यह पूरी तरह से सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है, इसलिए इस डिबेट को यहीं खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मोहम्मद अब्बास साहब, रामेश्वर पांडे जी, मुफ्ती एजाज, फिरोज बख्श साहब, विनोद बंसल साहब, आरपी सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें ईटीवी उर्दू।